हाय बच्चों पार्टी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक एंड वेलकम टू द सेशन जहाँ पे मुझे पढ़ने वाली एनर्जी ड्रिंक्स की जरूरत है क्योंकि आज हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, बट सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का वन शॉट करने वाले हैं। अगेन लाइक आई ऑलवेज से, वन शॉट का मतलब ये नहीं है दैट आई एम गोइंग टू लीव एनी ऑफ द पॉइंट्स मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। सारे पॉइंट्स कवर होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ऐसे पार्ट्स जहां से 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब भी आपको इसी सेशन में मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। क्लास 9th ही नहीं, क्लास 10th के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक टैब ओपन करना है फोन में या फिर आपके लैपटॉप में या पीसी में, और उसमें livedaily.me/chat लिख के एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपके पास पूरा पेज खुलेगा। उस पेज में से आपको अनअकैडमी 9th and 10th सिलेक्ट करके हमारा मेंबर बनना है ग्रुप का। ग्रुप में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आती रहती है। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो और भी भला हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करके वहां पे क्लास 9th को सिलेक्ट कर लेना। अभी क्लास 9th कर लेना, नेक्स्ट ईयर क्लास 10th कर लेना। अभी ऐप पे ना 2 फ्री चीजें मिलती है। एक तो आपको क्विज मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे सब्जेक्ट्स की, जब मन में आए खेल लो, ठीक है। या फिर आपको ऐप पे फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलती है। जैसे मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है ना, अभी कल ही हुई है स्पेशल क्लास, कल या परसों, जिसमें मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाए हैं क्लास 9th के, ठीक है। इसके अलावा असर्शन एंड रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी क्लासेस तो मेरी ही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आपके अवेलेबल। तो ये स्पेशल क्लासेस देख लिया करो। अब बाई चांस अगर आपको अभी भी फाइनल एग्जाम से बहुत डर लग रहा है तो बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ही के लिए तो है। मैं 28 जनवरी से 23 फरवरी तक एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स ला रही हूँ क्लास 10 एसएसटी का, जिसमें हम सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, और बीच बीच में डाउट सॉल्विंग भी करेंगे और लाइव पोल भी किया करेंगे, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इफ योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट। प्लस सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए लेके देखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, देख लो। बट मैं तो कहूंगी कि एक साथ क्लास 10th का भी भला कर दो। क्लास 10th में मैं वैसे भी आपको बायोलॉजी और एसएसटी पढ़ाती हूँ, तो पूरा का पूरा भला कर लोगे तो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए हो तो मैम का कोड लगा लेना। मैम का नाम है शुभम, और शुभम मैम आपको कोड दे रही है शुभ लाइव। ये कोड लगा दिए आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है बच्चा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा है। इसमें पेंटिंग, डूडलिंग, मैजिक के साथ साथ आपको एकेडमिक मेंटर मिलता है जो आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। आप देख लेना आपको दोनों में से कौन सा कोर्स पसंद है। कोड लगाना मत भूलना, मेरी क्लास में एंट्री मिलती है शुभ लाइफ कोड लगा के, ठीक है, और 10% डिस्काउंट। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू। नाउ विराट एंड विष्णुप्रिया एंड विष्णुप्रिया एंड विष्णुप्रिया एंड विष्णुप्रिया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट टू द लीडर बोर्ड। और जो बच्चे ये देख रहे हैं उनको लग रहा है इन बच्चों के नाम क्यों लिए जा रहे हैं, तो कमेंट्स में आपको नीचे देने होते हैं आंसर जो मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस उनके। जब आप आंसर दे देते हो बच्चा तो बस फिर इतना ही काम है, इतना ही करना है। चलो, एज ऑफ सोशल चेंज। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पीपीटी पुरानी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि मैं पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एक ही सेशन में लेने वाली हूँ। तो आप बार बार बोलते हो कि मैम यार सेशन नंबर 1 कहाँ है, सेशन नंबर 2 कहाँ है, डेटा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब आपको सिर्फ यही क्लास देखनी है अपने पेपर से पहले, और जब भी एसएसटी का पेपर हो उससे एक दिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप सोशलिज्म को जरूर रिवाइज करो, क्योंकि वो चैप्टर वो खतरनाक चैप्टर है जो जितनी बार भी पढ़ लो कुछ ना कुछ इसमें छूट जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात है बहुत 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 पहले की। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने यूरोप में क्या देखा? नए नए स्टेट्स हुआ करते थे, ऑर्डर हुआ करता था। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम, वैसे यूरोप में आपके स्टेट्स एंड ऑर्डर होता था। लेकिन ये सारे स्टेट एंड ऑर्डर वाली कंडीशन ना धीरे धीरे चेंज हो गई। और चेंज पता है कैसे हुई? चेंज हुई आपके सोशलिज्म की थ्योरी आने से। और ये सोशलिज्म वो कोरोना वायरस जैसे था, लेकिन कोरोना से तो काफी अच्छा था। सोशलिज्म वाज अ पॉजिटिव थ्योरी, इट्स अ गुड थ्योरी जो दुनिया के हर पार्ट्स में फैला। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू आप देखो तो सोशलिस्ट थे। राजा राम मोहन राय को सोशलिज्म बहुत पसंद था और डिरोजियो को भी सोशलिज्म बहुत पसंद था। तो ये बदलाव यूरोप की सोसाइटी में आए कैसे बच्चा? ये नई सी थ्योरी, नई सी विचारधारा कहां से आई? सोशलिज्म। चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। यूरोप में धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 3 तरीके के लोग देखने को मिल गए। जैसे अभी आप देश के डेवलपमेंट की बात करो तो कोई बोलेगा कि पॉलिटिक्स को सुधार लो, देश डेवलप हो जाएगा। कोई बोलेगा एजुकेशन पे ध्यान दो, कोई बोलेगा हेल्थ पे ध्यान दो। हो गए ना 2-3 तरीके के लोग। उसी तरीके के पूरे यूरोप में 2-3 तरीके के लोग थे। पहला टाइप है आपका लिबरल। तो बच्चा लिबरल लोग कौन थे? लिबरल लोग वो थे जिन्हें सारे धर्मों को एक समान मानना पसंद था। बेसिकली वो सेकुलर थे। जिन्हें डायनेस्टी का रूल चले, मतलब कि राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी बने, एक खानदान का रूल चलता रहे, ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जिन्हें इंडिविजुअल राइट्स में भरोसा था, जिन्हें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए थी, जिन्हें पार्लियामेंट वाली सरकार चाहिए थी, लेकिन इन्हें फिर भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहिए था। इन्हें सबके लिए वोटिंग राइट नहीं चाहिए था। इन्हें चाहिए था वोटिंग राइट्स ओनली टू द मेन हु हैव प्रॉपर्टी। तो इस एक बात को छोड़ के लिबरल्स में कुछ भी बुरा नहीं था। तो डेमोक्रेट और लिबरल को कौन सी बात अलग करती है? डेमोक्रेट्स को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए था, लिबरल को नहीं चाहिए था।
ठीक है, तो ये आ गया 1 मार्क का क्वेश्चन। चलो रेडिकल्स की बात करते हैं। नाम से ही पता चला रेडिकल, इन्हें तो क्विक चेंज चाहिए था, सोसाइटी में 360 डिग्री चेंज चाहिए था। तो रेडिकल वो लोग थे बच्चा जो चाहते थे कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी की बने। ये विमेन के लिए वोटिंग राइट्स को भी सपोर्ट करते थे। ये लैंड ओनर्स और बड़े बड़े अमीर लोगों की जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं, उन्हें अपोज करते थे। बोलते थे कि पैदाइशी तरीके से जो लोग अमीर हैं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेहनत के खून पसीने की कमाई है, अगर आप उसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलते थे कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन वो बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में, कुछ ही मुट्ठियों में बंद है, बाकी लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली गरीबों और अमीरों के बीच के भेदभाव को रेडिकल लोग मिटाना चाहते थे। अब इन दोनों से ही अलग, लिबरल और रेडिकल से दोनों से ऑपोजिट हुआ करते थे कंजर्वेटिव लोग। सी फॉर कंजर्वेटिव, सी फॉर चेंज। ये वो लोग हैं जिन्हें चेंज बिल्कुल पसंद नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन को देख के, नेपोलियन की हरकतें देख के इन्हें फिर भी थोड़ा बहुत चेंज पसंद आने लग गया। फिर भी ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स को, जो बार बार हर गली मोहल्ले पे चेंज की बातें करते थे, पसंद ही नहीं करते थे। कंजर्वेटिव लोगों को पसंद ही नहीं थे रेडिकल और लिबरल। इनफैक्ट कंजर्वेटिव लोग तो कहते थे कि जैसा चल रहा है चलने दो, राजा का राज, इंस्टीट्यूशन, धर्म सब वैसा ही चलने दो, कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो ये भांति भांति तरीके के 3 लोग हो गए। अभी जब 3 लोग होने थे तो दाल चावल थोड़ी बनेगा, खिचड़ी बनेगी ना। तो इसीलिए यूरोप में अब नए नए सोचने की शक्ति उत्पन्न हो रही थी। अभी यूरोप में नई नई पॉलिटिकल टेंडेंसीज क्रिएट हो रही थी लोगों की, और इन्हीं पॉलिटिकल टेंडेंसी और इसी बदलाव का एक परिणाम निकला, परिणाम निकला, बोले तो प्रोडक्ट निकला सोशलिज्म। चमका तुमको? कमेंट में बता देना। एनीवे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अभी जहां पॉलिटिकली लोग इतना सोचने लग गए थे, नए नए तरीके की सोच आ रही थी, सोचने की भावना आ रही थी, वही इंडस्ट्रीज भी आ रही थी। तो आप सबको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से शुरू हुआ, लेकिन यूरोप में सबसे पहले आया, बाकी किसी कॉन्टिनेंट में नहीं आया। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो अपने साथ नई प्रॉब्लम्स लेके आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो नए नए शहर बनने लगे जिसमें सिर्फ चिमनीज दिखाई देती थी, बोले तो सिर्फ इंडस्ट्रीज दिखाई देती थी। अभी इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए और उनको फिनिश गुड्स मार्केट तक भी ले जाना है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ रेलवे भी आ गया, दोनों चीजें साथ में आई। प्रॉब्लम्स क्या आई? प्रॉब्लम्स ये आए कि गांव से सब लोग शहर आ गए, उन्हें लगा अच्छी जॉब करेंगे, बड़ी जॉब करेंगे। तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, सब लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे। इनफैक्ट चाइल्ड लेबर भी शुरू हो गया और लोग बहुत ज्यादा देर तक काम करते थे और उन्हें पैसे मिलते थे कम। और इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी लोग ज्यादा थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट कम थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी एक प्रॉब्लम थी। लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे, बेसिकली झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। सैनिटाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी, स्लम्स क्रिएट हो गए थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स का पहाड़ चल रहा था। अभी इनकी प्रॉब्लम्स का पहाड़ दिखा किसे? लिबरल्स और रेडिकल लोगों को। लिबरल्स और रेडिकल लोगों को ये बात समझ आई कि ये जो लोग ये सफर कर रहे हैं ये गलत है, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और यही चेंज करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की। और क्योंकि वो वर्कर्स की मदद करना चाहते थे भाई, तो जहां पे भी लिबरल्स और रेडिकल लोग अपनी आवाज उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, वहीं पे सारे वर्कर्स उनके आसपास घूमना शुरू हो जाते थे। तो कौन पसंद आने लग गया था वर्कर्स को? लिबरल्स एंड रेडिकल। और किसके अगेंस्ट हो गए थे? कंजर्वेटिव लोगों के। ठीक है, इतना तो अभी आपको चमक गया। आगे चलते। रेवोल्यूशनरीज। अब बच्चा रेवोल्यूशनरीज कौन थे? लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव खत्म ही नहीं हो रहे। सिंपल सी बात है, यही जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, बाद में इन्हें समझ आया कि अगर सही मायने में कंजर्वेटिव लोगों को हराना है, अगर सही मायने में हर एक व्यक्ति को खुश रहना है, तो उसे क्रांति लानी पड़ेगी। और क्रांति लाने वाले को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। तो यही लिबरल्स और रेडिकल्स यूरोप में, पूरे यूरोप में भरे पड़े थे लिबरल्स और रेडिकल्स, यही बाद में जाके क्रांतिकारी बन गए। और इनका एक ही मकसद था, इनका मकसद था कि मोनार्की को खत्म कर दे। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, दैट व्हाट वाज द मिशन ऑफ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स और द रेवोल्यूशनरीज ऑफ द यूरोप? योर आंसर इज टू ओवरथ्रो मोनार्की। ऐसा ही एक हमारा बड़ा फेमस रेवोल्यूशनरी हुआ करता था, जो क्लास 10th में भी आपको सताएगा, जिसका नाम है गुज़ेप मज़ीनी। इटली का रेवोल्यूशनरी था। इसे देखा देखी कई लोग रेवोल्यूशनरी बन गए थे। इसके बारे में ज्यादा हम लोग क्लास 10th में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि लिबरल्स और रेडिकल्स बाद में जाके बन गए क्रांतिकारी। आगे चलते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अभी जब इतनी तरीके की लड़ाइयां हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, भांति भांति तरीके के लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे नए नए तरीके के ओपिनियंस बन रहे हैं, तो सोशलिज्म कहाँ पीछे रहता? धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि सोशलिज्म ही वही वेपन है जो हमें आजाद करा सकता है। तो बात आती है कि सोशलिज्म है क्या? बच्चा, सोशलिज्म एक सोचने का तरीका है जिसमें आप बोलते हो कि सोसाइटी में जो भी चीजें प्रोडक्शन होती हैं,
जैसे कि फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगा और कैपिटल होगा, ये सारी चीजों से आप प्रोड्यूस करते हो ना। तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो गया सबसे बड़ी बात भाई, लैंड होगा तो फैक्ट्री लगाओगे ना, वरना तो कहीं हवा में थोड़ी लगाओगे। तो ये सारी चीजें जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होती हैं, वो अगर कुछ हाथों में एकत्रित रहेंगी तो उन्हीं हाथों का भला होगा, बाकी हाथों का भला नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि अगर पैसा, मतलब जो प्रोडक्शन करेगा उसको पैसा मिलेगा, और जिसको पैसा मिलेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, और जिसको प्रॉफिट मिलेगा भला भी उसी का होगा। तो सोशलिज्म एक ऐसी थ्योरी थी जो बोल रहा था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ हाथों की बजाय पूरी सोसाइटी के हाथों में हो, ताकि पूरी सोसाइटी को प्रॉफिट मिले और पूरी सोसाइटी का भला हो। तो सोशलिस्ट लोग कौन थे? जिन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ नहीं आती थी, जिन्हें सोशल प्रॉपर्टी समझ आती थी। वो चाहते थे कि लैंड ही अगर सोसाइटी से बिलोंग करने लग जाए और किसी एक का ना हो, तो फिर लैंड पे फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री से प्रॉफिट निकलेगा, वो प्रॉफिट भी सब में होगा डिवाइड। तो सोशलिज्म ने क्या बोला दुनिया को कि दुनिया में ये जो कैपिटलिज्म चल रहा है, मतलब पैसे वालों को जो पावर मिली हुई है, उसका सोल्यूशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोले तो एक ऐसी तरीके का बिजनेस हमें चलाना चाहिए जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे ओनर्स हैं और प्रॉफिट डिवाइड होता है। ठीक है, समझ आई? नहीं आई तो आप मेरे सोशलिज्म का लेसन नंबर 1 इसी चैनल पे देख सकते हो। Anyway, cooperatives. The cooperatives were the association that socialist people believed is going to free the world. Basically, cooperative में 8 से 10 लोग होते हैं और प्रोडक्शन किया जाता है, और जो भी पैसा आता है वो सारे लोगों में डिवाइड होता है। किसी एक ही बेसिकली धौंस एटीट्यूड नहीं चलता है। तो दो तरीके के सोशलिस्ट हुआ करते थे उस जमाने में भी। सोशलिस्ट में भी अलग अलग तरीके के लोग आ गए। कुछ लोग सोचते थे कि यार जिसके पास पैसा है वही करे ना सोसाइटी के लिए भला, सोसाइटी आपके लिए अच्छा कर रही है तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है सोसाइटी के लिए प्रति। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं यार, अमीर लोगों पे जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए। तो रॉबर्ट ओवन जैसे लोग जो बिलीव करते थे कि अमीर लोगों पे ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कोऑपरेटिव बनाने की, दे यूज्ड टू लीड बाय एग्जांपल। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के दिखाई। न्यू हार्मनी नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई यूएसए के इंडियाना शहर में, और लोगों को ये बताया कि अमीर लोग भी सोसाइटी का भला कर सकते हैं। फिर और भी लोग थे जैसे लुई ब्लैंक टाइप के लोग थे, जिन्हें रॉबर्ट ओवन से कोई मतलब नहीं था। उन्हें लगता था कि हम नहीं करेंगे यार, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को ये सब सुधारना चाहिए। ठीक है, तो सोशलिज्म तो हो गया ये। अभी सोशलिज्म का बड़ा भाई होता है कम्युनिज्म। आप बोलोगे मैम बहुत कंफ्यूजिंग है, सोशलिज्म कम्युनिज्म सेम लगता है सेम। बस सोशलिज्म प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, यहाँ कम्युनिज्म में हम टिपिकल इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल थे वो यूरोप में उस जमाने में पैदा हुए थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने उफान पे था। तो उन्होंने जो देखा उस पर थ्योरी दे दी। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कैपिटलिस्ट होता है। कैपिटलिस्ट का मतलब एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, वर्कर्स से सारा प्रॉफिट निकलवाता है और सारा प्रॉफिट जाता है उसके घर के अंदर, सेफ के अंदर, और वर्कर्स बेचारे उसी पोजीशन पे रह जाते हैं जिसपे सालों से काम कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स को ये बात बहुत बुरी लगी। वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म ओवरथ्रो कर दिया जाए, सोसाइटी में जो पैसे की पावर चल रही है उसे ओवरथ्रो कर दिया जाए। इनफैक्ट प्रॉफिट उन्हें मिले जो सही में लेबर कर रहे हैं, और सही में लेबर कौन कर रहा है फैक्ट्रीज में? वर्कर्स। तो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटा के हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए। बच्चा, कम्यून का मतलब होता है सोसाइटी। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सबका भला हो, जिसमें वर्कर्स का भला हो, जिसमें कि फैक्ट्री ओनर्स का भला ना हो, प्रॉफिट सब में डिवाइड हो। तो देखा आपने, सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों सोसाइटी के भले के बारे में बात करते हैं। सोशलिज्म लैंड से रिलेटेड है मोस्टली, और कम्युनिज्म आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है मोस्टली। सोशलिज्म में आपने दो नाम पढ़े, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लैंक, और आपने कम्युनिज्म में पढ़ा कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। तो यही 2-3 डिफरेंस है, बाकी दोनों आपस में भाई हैं, दोस्त हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो सोशलिज्म इतना पावरफुल बन गया, आपको समझना पड़ेगा। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं बच्चा, जहां पे राजा महाराजा का राज चलता था, कोई ऐसे आजादी की बात नहीं करता था। तो वहीं पे जब ये क्रांतिकारी लोग आजादी की बात करने लगे, सोशलिज्म की बात करने लगे, कम्युनिज्म की बात करने लगे, तो काफी लोगों को पसंद आया। तो लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू कर दी। कई सारी पार्टीज बनी, पॉलिटिकल तो छोड़ो, ऐसे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेकेंड इंटरनेशनल, ये पूरे यूरोप में फेमस हो गई थी। दूसरी बनी आपकी जर्मनी में, फिर इंग्लैंड में भी बनी। मतलब हर जगह अब नई नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गई थी। और सबसे ज्यादा मेंबर्स कौन थे इसके? वर्कर्स। भाई इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सबसे ज्यादा दुखी कौन रहता था? वर्कर्स। तो सारे वर्कर्स जो है छोटी छोटी मांगे रखने लगे कि हमसे कम काम कराओ, हमें थोड़े ज्यादा पैसे दो, हमारी लिविंग कंडीशन अच्छी कर दो। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि उस जमाने के वर्कर्स की क्या डिमांड होती थी। तो क्या लिखोगे? बेटर लिविंग, गुड वर्किंग कंडीशंस
एंड मोर पे, लेसर वर्किंग आवर्स। यही तो डिमांड्स हैं छोटी छोटी, राइट। लेकिन फिर भी इतनी प्यारी प्यारी डिमांड्स के बाद भी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के बाद भी हमारा सोशलिज्म कहीं भी जीत नहीं पा रहा था। अभी कच्ची मिट्टी का घड़ा था सोशलिज्म, अभी उसे और पॉपुलैरिटी गेन करना बाकी था। इसीलिए तो 1914 तक गवर्नमेंट अभी भी सिर्फ कंजर्वेटिव लोग या लिबरल लोग, रेडिकल लोग चला रहे थे। अब आप बोलोगे मैम लिबरल लोग, रेडिकल लोग तो ये तो कम्युनिज्म को साथ देंगे ना, देंगे बच्चा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही देंगे। लेकिन अभी भी फुल फ्लेजेड पावर नहीं आ रही थी कम्युनिज्म या सोशलिज्म के हाथ में। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी, जर्मनी में आपकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी जो आज भी बहुत फेमस है, आपकी फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। ये सारी पार्टीज उन्हीं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में बात करती थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा था। एनीवे, तो ये सब तो आपने अब तक क्या क्या थोड़ा प्रीकैप कर लेते हैं। लिबरल रेडिकल के बारे में पढ़ा आपने, पढ़ा कि लिबरल रेडिकल और कंजर्वेटिव दोनों आपस में जानी दुश्मन थे, मतलब एक तरफ लिबरल रेडिकल एक तरफ कंजर्वेटिव। आपने पढ़ा कि कंजर्वेटिव लोगों को चेंज पसंद नहीं था। आपने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। आपने पढ़ा कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, दोनों में जो छोटू सा डिफरेंस है वो भी पढ़ लिया। और आपने पढ़ा कि रशिया में ही नहीं पूरे यूरोप में लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म को पसंद कर रहे थे। अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब थोड़ा रशियन एम्पायर पे आते। रशिया के तरीके का कोई कंट्री तो था नहीं बच्चा, बल्कि एक एम्पायर थी, मतलब एक राजा की प्रजा थी। राजा का नाम जार निकोलस द सेकंड। जैसे हमारे हिंदी में किंग को राजा बोलते हैं, वैसे ही आपकी रशियन लैंग्वेज में किंग को जार बोलते हैं। तो जार निकोलस द सेकंड का मतलब है किंग निकोलस द सेकंड। तो रशिया के राजा थे भाई, और रशियन एम्पायर में बहुत सारी कंट्रीज आती थी, बहुत बड़ा सा एम्पायर था। और इसीलिए इनकी एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन थे। मेजॉरिटी रिलीजन जो था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। बोले तो रॉक, पत्थर याद कर लो, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। लेकिन और भी कई सारे रिलीजन थे, बुद्धिज्म था, मुस्लिम इस्लाम था, प्रोटेस्टेंट था, कैथोलिक था, अलग अलग भांति भांति रिलीजन हुआ करते थे। तो आप समझ रहे हो, मतलब ऑलरेडी रशियन एम्पायर को संभालना थोड़ा मुश्किल था। और राजा साहब बुद्धू निकले। एक तो इतना बड़ा सा साम्राज्य है आपका, उसको संभालना मुश्किल है, ऊपर से आप बुद्धू हैं, तो फिर क्या होगा? फिर रेवोल्यूशन ही तो होगा। वही पढ़ेंगे आगे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। थोड़ा इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और रशिया के लोगों को जानते हैं, रशिया की सोच में जाते हैं। दो तरीके के लोग थे भैया, एक तो या तो इंडस्ट्रियल वर्कर थे या एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे। पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन हमारा रशिया आज भी 85% किस में इन्वॉल्व था? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। वो इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता था कि वो बाहर के देशों को बेचा भी करता था, एक्सपोर्ट भी किया करता था। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रीज पॉकेट्स में थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो पॉकेट्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे रशिया में? तो उसका आंसर है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। मतलब सारी की सारी इंडस्ट्रीज या तो मॉस्को में थी या सेंट पीटर्सबर्ग में थी। जैसे आपके सारे के सारे पैसे आपकी पॉकेट में होते हैं, बाकी कहीं रशिया में कोई फैक्ट्री देखने को नहीं मिलती थी। अभी भी इंडस्ट्रीज आने के बाद भी, मशीन्स आने के बाद भी मोस्ट ऑफ द काम जो होता था रशिया में वो हाथ से होता था। तो दो तरीके के वर्कर्स थे, एक जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, दूसरे जो क्राफ्ट यूनिट में काम करते थे, मतलब हैंड लेबर में बिलीव करते थे। अभी इसी दाल में तड़का लग गया रेलवे का। अब देखो एग्रीकल्चर 85% है, दो तरीके के लेबर हैं, क्राफ्टमैन हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, और अब इसमें रेलवे आ गया। जैसे ही रेलवे आया वैसे ही क्या होगा, मैंने बताया रेलवे जैसे ही आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम हो जाएगा। तो वही हुआ, रेलवे के आते ही कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया, और पूरी रशिया में जगह जगह से लोग आके इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने लगे। तो वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भारी मात्रा में बढ़ने लग गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स बढ़ रहे थे तो उनका कुछ भला हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स से 15-15 घंटे काम करवाया जाता था, सॉरी 10-12 घंटे काम कराया जाता था फैक्ट्रीज में, 15 घंटे काम करवाया जाता था क्राफ्ट यूनिट में जहां हाथ से काम होता है। तो बहुत शोषण हो रहा था वर्कर्स का। और नहीं तो वर्कर्स बहुत भांति भांति तरीके के थे। कुछ वर्कर्स थे जो रेलवे बनाने में काम करते थे, कुछ वर्कर्स थे जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते थे, कुछ वर्कर्स थे जो हाथ का काम करते थे। तो वर्कर्स आर वेरी वेरी डिवाइडेड, उनके रहने, खाने, पहनने, ओढ़ने का सबका तरीका बहुत अलग था। और इसमें जो मेटल वर्कर है वो अपने आप को बहुत अमीर समझते थे, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत थी। भाई रेलवे बनता था, इंडस्ट्रीज बनती थी, मशीन्स बनते थे, तो मेटल से काम करने वाले वर्कर चाहिए ना। तो मेटल वर्कर्स वर द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ द वर्कर्स इन द रशिया। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। पर कुछ भी बोलो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वर्कर्स को एक बात समझ आ गई थी कि अगर वो आपस में भाईचारा नहीं मेंटेन करेंगे तो कोई उनके लिए भाईचारा मेंटेन नहीं करेगा। तो वो एक दूसरे की मदद बहुत किया करते थे। जब भी कोई स्ट्राइक करनी होती थी सब एकजुट हो जाया करते थे, ट्रेड यूनियन बनाया करते थे, वर्कर यूनियन बनाया करते थे, आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो पैसे दे दिया करते थे। तो दे वर वेरी हैप्पी इन देमसेल्व्स। तो वर्कर्स का तो आपको समझ आया। अभी पीजेंट्स पे आओ। पीजेंट्स तो और ही ज्यादा वहां के इंटरेस्टिंग है।
तो रशिया में पेजेंट्स पैदा ही सोशलिस्ट हुए थे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सोशलिज्म के आने से कई साल पहले से रशिया के जो पेजेंट्स हैं वो मीर फार्मिंग करते थे। मीर फार्मिंग का मतलब बच्चा, वो सारा लैंड एक साथ मिला लेते थे, आसपास का लैंड होता है ना, वो सबको मिक्स कर लेते थे। वो बोलते थे हम सबका लैंड है यार, कोई बात नहीं, एक साथ प्रोडक्शन करते हैं, और उस लैंड पे खेती करते थे, और जो भी प्रोड्यूस आता था उसे बेच के प्रॉफिट घरों में डिवाइड कर देते थे। तो यार उनको सोशलिज्म तो बचपन से ही आता था। लेकिन बाकी यूरोप के फार्मर्स की तरह वो सीधे नहीं थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, दैट हाउ डू यू से दैट रशियन पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन अदर यूरोपियन पेजेंट्स। क्यों? क्योंकि बाकी जो यूरोप के प्रेजेंट्स थे वो बड़े सीधे साधे थे, राजा साहब की रिस्पेक्ट करते थे, चर्च की रिस्पेक्ट करते थे। रशिया के पेजेंट्स नहीं करते थे, उन्हें नोबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था। वो डेफिनेटली डिवाइडेड थे, लेकिन उनमें भी यूनिटी बहुत थी। वो ऑब्वियसली साथ में प्रोड्यूस करते थे, मीर फार्मिंग करते थे। कभी कभी तो वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट भी नहीं देते थे। ज्यादा चू चपट की लैंडलॉर्ड ने तो उसे पिटाई लगा देते थे भाई, मार डालते थे, मर्डर कर देते थे। तो खतरनाक पेजेंट्स थे रशिया के, राइट। सो ऑल ऑफ दैट यू हैव टू राइट व्हेन दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड। आगे चलते, सोशलिज्म इन रशिया। तो इतनी खिचड़ी पड़ी कि फाइनली रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई। पर ये जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 1914 तक जो हमारे जार निकोलस साहब थे, जो राजा साहब थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाना इलीगल करार दे दिया था। चोरी चोरी चुपके चुपके पॉलिटिकल पार्टीज बनी। एक बहुत बड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसमें हर तरीके के लोग थे, इसमें वर्कर्स भी थे, इसमें पेजेंट्स भी थे, इसमें सब लोग थे, राइट। इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रही थी। अपना न्यूज़पेपर चलाती थी, वर्कर्स को मोबिलाइज करती थी, स्ट्राइक चलाती थी, बच के, राजा साहब की नजरों से बच के ये पार्टी काम करती थी। लेकिन भाई पार्टी में भी दरारें आनी शुरू हो गई थी। पार्टी भी दो तरीके की बंटने वाली थी, उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये तो बता दूं कि पेजेंट्स की पार्टी कौन सी थी। वर्कर्स की अगर अपनी पार्टी है, जहां पे वर्कर्स बोल रहे हैं हमें पैसा दो, हमें अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, हमें काम कम करवाओ, वहां पेजेंट्स थोड़ी पीछे रह जाएंगे। रशिया के पेजेंट्स किसी से कम थोड़ी थे। तो रशिया के पेजेंट्स ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, 1900 में बनी। और इन लोगों की एक ही डिमांड थी कि अगर हम खेती कर रहे हैं फार्म पे, तो खेत हमारा होना चाहिए, लैंडलॉर्ड के खेत पे हम नहीं करेंगे खेती। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज बनी मेजर। कौन कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और आपकी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये वाली पार्टी थी वर्कर्स की, ये वाली पार्टी थी पेजेंट्स की। वर्कर्स पार्टी की डिमांड्स अलग थी, पेजेंट्स पार्टी की डिमांड अलग थी। तो ये डिफरेंस आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब व्लादिमीर लेनिन कौन थे? वर्कर्स की पार्टी थोड़ी ज्यादा बड़ी थी बच्चा, क्योंकि पेजेंट्स की आपस में यूनिटी थोड़ी कम थी, वर्कर्स की यूनिटी थोड़ी ज्यादा थी। तो वर्कर्स की पार्टी बहुत बड़ी थी, और वर्कर्स की पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, तो ये रशिया की वर्कर्स पार्टी डिवाइड क्यों नहीं हो सकती, राइट। तो वर्कर्स की पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक दल बना बोल्शेविक्स का, एक दल बना मेंशेविक का। बोल्शेविक वाले जो थे ज्यादा गुस्से वाले लोग थे, वो पार्टी में किसी को भी एंट्री नहीं देना चाहते थे। वो पार्टी में सोचते थे कि डिसिप्लिन होना चाहिए, और गुस्सा करते थे, वो रेवोल्यूशन चाहते थे, क्रांति चाहते थे। और इनका हेड, भाई इस पार्टी का हेड तो, बोल्शेविक दल का हेड तो और ही ज्यादा गुस्सैल आदमी था, व्लादिमीर लेनिन। नाम याद कर लो, आगे बहुत सुनने में मिलेगा। तो कोई पूछे 1 मार्क का क्वेश्चन, बोल्शेविक्स का पहला हेड कौन, तो नाम आएगा लेनिन, ठीक है। और दूसरा ग्रुप बना आपका मेंशेविक। मेंशेविक थोड़े सीधे लोग थे। मेंशेविक का लीडर था मार्तोव। मार्तोव कहता था कि जिसे आना है पार्टी में आने दो, हम सोसाइटी में क्रांति नहीं लाएंगे, हम इलेक्शंस लाएंगे, इलेक्शन से बदलाव आएगा। तो दोनों पार्टी का डिफरेंस दिख रहा है आपको। बोल्शेविक ज्यादा ही गुस्से में, मेंशेविक थोड़ा कम गुस्से में। एक का लीडर लेनिन, एक का लीडर मार्तोव। आगे चलते हैं। ट्रबुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट्स में लिख के बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रबुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। तो देखो बच्चों, जब आप बहुत बड़ा सा वर्ड सुनते हो ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन आते हैं। इसमें ब्लडी संडे भी आता है 1905 वाला, इसमें आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी आता है, इसमें अक्टूबर रेवोल्यूशन भी आता है। लेकिन बाकी इंडिविजुअली जब रशियन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आए, तो आप इनमें सबको थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी एक रेवोल्यूशन पे आए, तो जो मैं बताने वाली हूँ सबके बारे में वो मेंशन करना, ठीक है। चलो थोड़ा सा सब प्लॉट जानते हैं स्टोरी का, है ना, पीछे का थोड़ा सा जानते हैं। 20th सेंचुरी की बात करते हैं। तो रशिया बच्चा एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी मतलब एब्सोल्यूट चल रहा था किसी एक व्यक्ति का, और वो व्यक्ति कौन था? जार निकोलस द सेकंड। तो जार निकोलस द सेकंड से लोग इतनी नफरत करते थे, इनफैक्ट उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा से भी लोग इतनी नफरत करते थे कि जार के अगेंस्ट जाने के लिए सब लोग साथ में आ गए थे।
क्या लिबरल्स, क्या सोशल डेमोक्रेट्स, क्या रेवोल्यूशनरीज, इनफैक्ट जडीडिस, मुस्लिम जडीडिस जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स माने जाते थे, मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स, उन तक ने जार के अगेंस्ट जाने के लिए आवाज उठा रही थी। और ये सब लोग क्या मांग रहे थे पता है? ये सब लोग सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे थे, क्योंकि इन्हें अपने राजा पे अब भरोसा नहीं रहा था। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, दैट हु वर जडीडिस, यू हैव टू राइट दैट दे वर द मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन द रशियन एम्पायर। 1905 के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो सिंपल सा अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 1905 वाला रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, तो बोल देना ब्लडी संडे, बोल दे। और कोई पूछे कि क्यों हुआ था, तो बता देना कि वर्कर्स ने किया था, क्योंकि वर्कर्स की हालत काफी खराब थी। एक तो सर्वाइवल के लिए वहां पे जद्दोजहद चल रही थी आपके रशिया में, और ऊपर से वहां पे वर्कर्स को बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे और उनसे बहुत सारे घंटे काम करवाया जाता था, और वो बहुत दुखी रहते थे और उनकी फैमिलीज भी बहुत दुखी रहती थी। तो वर्कर्स कह रहे थे यार हमारी वेजेस को थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि हमारी रियल वेज कम हो गई। रियल वेज मतलब तुमने हमारी सैलरी तो बढ़ाई नहीं, हमने हमारी वेजेस तो बढ़ाई नहीं, और सारी एसेंशियल कमोडिटी के प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए हैं, तेल के, ब्रेड के, सब चीजों के। तो हमारी वेज एक तरीके से देखा जाए तो कम ही हो गई है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो अब बचत कम हो पा रही है, राइट, सेविंग्स ही नहीं हो पा रही है। तो वो लोग कह रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, पर कोई बढ़ा नहीं रहा था। इसीलिए वर्कर्स एसोसिएशंस की मेंबरशिप बार बार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गुस्से वाले वर्कर, गुस्से में वर्कर्स कहाँ जा रहे थे? यूनियन में जाके अपने आप को, एसोसिएशन में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा रहे थे। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब बात करते हैं, तो एकदम से क्या हुआ ना कि इन्हीं जो एसोसिएशन थी, इसमें से कोई एक फेमस एसोसिएशन थी, उसके 3-4 मेंबर्स को निकाल दिया फैक्ट्री में से। अब भाई वर्कर्स में इतनी यूनिटी थी कि वर्कर्स में तो मतलब जैसे काफी मतलब ये खबर हर जगह आग की तरफ फैल गई कि वर्कर्स के प्रति बहुत गलत हो रहा है। तो क्या हुआ कि 1,10,000, कैन यू इमेजिन, इतनी यूनिटी थी कि 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक करने चले गए। और उनका लीडर कौन था? लीडर बना फादर गिपोन। और ये तो गए थे बस बात करने, ये राजा साहब से सिर्फ बात करना चाहते थे, विंटर पैलेस गए थे। लेकिन राजा साहब को लगा जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हाल हुआ है किंग लुई द 16 का, कहीं उनका भी हश्र यही ना हो जाए। तो राजा साहब अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इन वर्कर्स पे, 1,10,000 वर्कर्स पे पुलिस छोड़ दी, कोसैक छोड़ दिए, घोड़े वाली पुलिस छोड़ दी कि जाओ जाओ इनसे निपटो। अभी पुलिस तो ऑर्डर फॉलो कर रही थी, तो पुलिस ने मारधाड़ करनी शुरू कर दी। तो दोनों में झड़प हुई वर्कर्स और पुलिस में, और उसका नतीजा ये निकला कि 100 वर्कर्स मारे गए और कुछ 300 वर्कर्स वुंडेड हो गए, बचा 300 वर्कर्स को चोट लग गई। और इसी को बोलते हो ब्लडी संडे, क्योंकि संडे का दिन था और पूरी सड़क पे इतना खून की ब्लडी बोलना तो बनता है, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब 1,10,000 वर्कर्स की आवाज उठती है तो देश दहल जाता है, राइट। तो फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी कंट्री जैसे मानो सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करने लगे। जहां पे भी जाओ आप देखो, रशिया में तो स्ट्राइक्स ही स्ट्राइक्स चल रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, वर्कर सही कह रहे थे, वर्किंग आवर्स कम कर दो, उनकी वेजेस बढ़ा दो, उनकी वर्किंग कंडीशंस बढ़ा दो। तो फिर राजा साहब को भी सुनना पड़ा, क्योंकि लॉयर्स, डॉक्टर्स, मिडिल क्लास, यूनियन पे यूनियन बने जा रही थी। सब लोग बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट बने। तो राजा साहब को फिर उनकी बात माननी पड़ी। राजा साहब ने फाइनली बोला ठीक है तुम लोग इलेक्ट कर लो, अपना ड्यूमा इलेक्ट कर लो, अपना पार्लियामेंट इलेक्ट कर लो। बाय द वे रशियन लैंग्वेज में पार्लियामेंट को बोलते हैं ड्यूमा, जर्मन लैंग्वेज में पार्लियामेंट को बोलते हैं रीचस्टैग। दोनों याद कर लेना, नाजिज्म और सोशलिज्म के क्वेश्चन। एनीवे, तो जार ने बना तो दिया बच्चा ड्यूमा, लेकिन जार ने बोला कि अगर मैं ड्यूमा बना रहा हूँ तो बार्गेन में मुझे क्या चाहिए कि तुम लोग सारी ये जितनी जो यूनियन बना बना के तुम ये प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, इस सबको इलीगल करार दे रहा हूँ मैं। लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट तो बनने दो, हम नहीं करेंगे प्रोटेस्ट भाई। पर जार बड़ा चालू था। जब पहला ड्यूमा बना, पहला पार्लियामेंट बना, उसे 75 डेज में डिसमिस कर दिया। दूसरा ड्यूमा बनाया लोगों ने, दूसरी बार इलेक्शन हुए, फिर सेकेंड ड्यूमा को भी उसने डिसमिस कर दिया 3 महीने के अंदर। फिर थर्ड ड्यूमा बना। थर्ड ड्यूमा में जार ने अपनी पसंद के लोगों को रखा, कंजर्वेटिव लोगों को रखा, जिन्हें जार पसंद था और जार को वो लोग पसंद थे। तो बहुत ही चालू किस्म का निकला हमारा जार ऑफ द रशिया। तो वो चाहता ही नहीं था कि उसकी पावर कभी कम हो ना। तो अगर ऐसा पार्लियामेंट आ जाता है जिसमें लोगों की बात सुनी जाती और राजा की बात कम सुनी जाती, तो उसकी पावर कम हो जाती। तो ये था लॉजिक। तो अभी इसी सब गड़बड़ घोटाले वाले रशिया ने पार्ट ले लिया वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में। सोचो कंट्री में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, पॉलिटिक्स हिली हुई है, इकोनॉमिक्स हिली हुई है, सोसाइटी हिली हुई है, और आप जा रहे हो लड़ाई लड़ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो भी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप नाजिज्म में पढ़ते ही हो बच्चा, 2 ब्लॉक्स के, पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी। एक थी सेंट्रल पावर, दूसरी थी एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में वो वाले कंट्रीज आते थे जो यूरोप के सेंट्रल पार्ट में है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरिया, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर जो आज टर्की कहलाता है। एलाइड पावर्स में आते थे जो वैसे तो आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं थी इनके, लेकिन ये मिल गए थे, एकजुट हो गए थे सेंट्रल पावर के अगेंस्ट।
जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, सर्बिया हो गया, ग्रीस हो गया, रशिया हो गया। तो इस चार्ट में आपको देखना है कि रशिया और जर्मनी दोनों के अगेंस्ट है। अभी एक और बात बताऊं, अलेक्जेंड्रा जो थी ना, हमारी जो रानी साहिबा थी, जार की बीवी, वो जर्मनी से थी। तो वैसे ही लोग राजा को पसंद नहीं करते, रानी को पसंद नहीं करते, ऊपर से वो निकली जर्मनी से जिसके खिलाफ रशिया लड़ने वाला था। लड़ाई देख रहे हो, नफरत बढ़ती जा रही है रानी के लिए। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो रशिया ने फुल फ्लेजेड अपना फुल पावर लड़ाई में पार्ट कर लिया। पहले लोगों को बहुत अच्छा लगा, चलो चलो लड़ाई लड़ेंगे, राजा साहब जीत के आएंगे, राजा साहब जीत के आएंगे। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि राजा साहब उनकी बात ही नहीं सुन रहे, उनकी ड्यूमा की भी बात नहीं सुन रहे, पार्लियामेंट की भी बात नहीं सुन रहे। तो लोगों का जो उत्साह था वो एकदम काइंड ऑफ हिस हो गया। इस पे भी आपकी बुक में क्वेश्चन आ सकता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द इनिशियल एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल ऑफ द रशिया फिजल्ड आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसका आंसर यही है क्योंकि राजा पर से विश्वास उठ गया था, ऊपर से रानी साहिबा से तो वैसे ही नफरत हो रखी थी क्योंकि वो शादी से पहले जर्मनी की थी। लोगों को इतनी नफरत थी जर्मनी से कि लोगों ने जो एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम की सिटी थी हमारे रशिया में, जो जर्मन नेम पे पड़ी थी, उसका नाम बदल दिया उन्होंने, उसे पेट्रोग्रेड कर दिया। नफरत से नाम बदले जाते हैं शहरों के, ठीक है। चमक रहा है कुछ कि नहीं चमक रहा है? ओके। तो जारीना अलेक्जेंड्रा जो है उनका एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जो एक मंक था, रासपुतीन, मतलब एक बाबा था रासपुतीन। वो उसकी बातें ज्यादा सुनती थी, अपने आवाम की बातें कम सुनती थी, प्रजा की बातें कम सुनती थी। तो रानी साहिबा की तो मतलब बिल्कुल भी पॉपुलैरिटी नहीं थी, इवन पॉपुलैरिटी थी तो नेगेटिव वे में थी। चलो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 की बात करते हैं। अभी सबको लगा कि रशिया जीत जाएगा, इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सारी आर्मी है, जीत जाएगा, लोगों को लड़ना पसंद है वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट पे भी थप्पड़ पड़े, ईस्ट पे भी थप्पड़ पड़े। रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया से दोनों तरफ से मार खा रहा था। और तो और रशिया में आर्मी का लॉस हो रहा था। भाई मार खाओगे तो आर्मी तो लॉस होगी। और 3 मिलियन रिफ्यूजीज क्रिएट हो गए थे, घर इतने टूट गए थे लोगों के कि लोगों के पास रहने के लिए नहीं था। रिफ्यूजी कौन होता है बच्चा? हु हैव नोवेयर टू गो, पीपल हु हैव नोवेयर टू गो। 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी। 7 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 70 लाख लोग मर गए थे रशिया के। सिचुएशन इतनी खराब थी कि क्रॉप्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। भाई सारे फार्मर्स तो चले गए लड़ाई करने, ऊपर से जो बचे कुछ फार्मर्स थे उन पे बॉम्ब गिर गए, वो मर गए। फार्म्स डिस्ट्रॉय हो गए, जितनी इंडस्ट्रीज थी डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, रेलवे तक डिस्ट्रॉय हो गई। तो इतना सारा नुकसान रशिया झेल नहीं पा रहा था। और तो और जितने एबल बॉडीड मेन थे, मतलब जो ऐसे आदमी थे जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी लोकोमोशन में, वो लोग तो सब चले गए थे लड़ाई करने। तो फिर यहाँ पे खेती कौन करता है, यहाँ पे इंडस्ट्री कौन संभालता? तो शहरों में रशिया में लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर से थी, कोई खाना भी नहीं मिल रहा था। औरतें ब्रेड शॉप पे प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें ब्रेड नहीं मिल रहा था। देख रहे हो, फ्रांस में भी वही हो रहा था, रशिया में भी वही हो रहा था कि ब्रेड की शॉर्टेज आ जाती है। तो ओवरऑल अगर देखो तो रशिया का फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ था। ये बात अलग है कि रशिया जीत गया था वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में यूएसए की वजह से, लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ था, लॉस तो बहुत हुआ था। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों ना हो, है ना? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों ना हो जब लोग इतने दुखी हैं और ऊपर से कड़ाके का जाड़ा पड़ गया, कड़ाके की ठंडी पड़ गई। 1917 में विंटर इतना ज्यादा था बच्चा कि लोगों को सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो रही थी, घर में आग जलानी पड़ रही थी और आग जलाने के भी पैसे नहीं थे। और अब बात करते हैं उस शहर की जिसका पहले का नाम जर्मनी के नाम पे था, सेंट पीटर्सबर्ग। मैंने बताया ना सेंट पीटर्सबर्ग पेट्रोग्रेड हो गया था, उस शहर की बात करें। तो ऐसे इमेजिन करो कि पेट्रोग्रेड एक ऐसा शहर है जिसके बीच में नदी बह रही है, नदी का नाम है नेवा। और नदी ने ना सोशल बॉयकॉट कर रखा है कुछ लोगों का, मतलब नदी के एक साइड रहते हैं अमीर लोग, नदी के दूसरी साइड रहते हैं गरीब लोग। लेफ्ट बैंक पे बचा रहते हैं अमीर लोग, राइट? अमीर लोग कैसे? जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल्स हैं, वो लोग रहते हैं। और आपके राइट साइड पे रहते हैं वर्कर्स, जो छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहते हैं, थोड़ी बहुत आपकी फैक्ट्रीज भी है वहां पे, राइट? वहां थोड़े स्लम एरियाज हैं। तो रिवर ने ही ज्योग्राफिक डिवीजन कर रखा था शहर का। अब राइट साइड की बात करती हूँ। राइट साइड पे वैसे ही फूड की इतनी शॉर्टेज चल रही थी, विंटर कोल्ड था, लोगों को राजा पसंद नहीं था, राजा को ड्यूमा पसंद नहीं था, इतनी दिक्कतें चल रही थी रशिया में। और अब उस पे आपने एक फैक्ट्री पे ताला लगा दिया। जी हाँ, 22 फरवरी को क्या हुआ, एक फैक्ट्री पे ताला लग गया। ताला मतलब बिना बोले आप गए हो सुबह उठ के काम पे, आप देख रहे हो आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है। तो इतने सारे वर्कर्स क्या हो गए, एकदम से अनएम्प्लॉय हो गए। और मैंने बताया ना वर्कर्स के बीच में बहुत यूनिटी थी रशिया में। तो 22 फरवरी को ही बुलाया गया एक स्ट्राइक कि भाई हमारे भाइयों को या हमारी बहनों को की फैक्ट्री पे ताला लग गया है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक में बहुत सारे हजारों वर्कर्स ने लिया पार्टिसिपेट। लेकिन पता है क्या, पहली बार हिस्ट्री में ऐसी कोई स्ट्राइक हो रही थी जिसे विमेन लीड कर रही थी। तभी तो 22 फरवरी का जो दिन है वो रशिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट होता है, ठीक है?
तो तब तक कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं था, कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ वर्कर्स, प्योर वर्कर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था। 23 फरवरी को जार ने क्या किया, लोगों पे कर्फ्यू इंपोज कर दिया। जार डर गया भाई कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि उसके घर को ही आग ना लगा दे लोग, तो उसने कर्फ्यू लगा दिया। तो फिर जितने प्रोटेस्ट करने वाले थे, जितने डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले थे, वो लोग चले गए अपने घर। जार को लगा चलो सिचुएशन अपनी कंट्रोल में आ गई। पर 24 फरवरी को वो फिर से वापस आ गए। इनफैक्ट 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा सस्पेंड कर दिया। लोग और गुस्से में आ गए। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पुलिस पे अटैक कर दिया, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर दिया, फैक्ट्रीज पे अटैक कर दिया। इनफैक्ट रिवर नेवा टाप के वो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने लग गए, अमीरों के इलाके में जाने लग गए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 22 फरवरी से 27 फरवरी में पूरा रशिया का माहौल एकदम से चेंज हो गया। पूरी, ये तो मैं बता चुकी हूँ, पीपल हर जगह जहां आप देखोगे, फोटो देखो, ये असली फोटो है, ऐसे स्लोगन्स थे कि हमें ब्रेड चाहिए, हमें वेजेस चाहिए, हमारे काम करने के घंटे घटा दो, हमें डेमोक्रेसी ला दो, हमें तुम बिल्कुल विश्वास नहीं है, जार तुम देश छोड़ के चले जाओ, ऐसी बातें कर रहे थे लोग। फिर जार को गुस्सा आया, जार ने बोला कैवलरी, पुलिस, लोगों पे अटैक करो। कैवलरी ने बोला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लोग कुछ गलत कह ही नहीं रहे हैं तो हम तुम्हारी की बात माने, हम लोगों की बात मानेंगे, हम अपने देश की बात मानेंगे। तो कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कैवलरी तक ने प्रोटेस्टर्स पे फायर करने से बंद कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। फिर क्या था, फिर तो लोगों को कोई रोकने वाला ही नहीं था। सोल्जर्स, वर्कर्स, सब लोग आके एक ही डिमांड करने लगे कि हमें चाहिए डेमोक्रेसी। जार इतना डर गया बच्चा कि जार तो दुम दबा के भाग गया। जार अपनी ही कंट्री छोड़ के भाग गया, ही एब्डिकेटेड। अब जार भाग गया तो सरकार कौन चलाता? लोगों ने सरकार बनाई अपनी खुद की। तो ये जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने एक सोवियत काउंसिल बना लिया, पेट्रोग्रेड सोवियत बना लिया। पेट्रोग्रेड क्यों? क्योंकि उस शहर का नाम था सोवियत। क्यों? क्योंकि सोवियत का मतलब होता है बड़ा सा पॉलिटिकल ग्रुप। तो पेट्रोग्रेड सोवियत नाम का एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया। ऐसा सोचो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और उसी पेट्रोग्रेड सोवियत ने एक सरकार बना ली, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट बना ली। उन्होंने सोचा वोटिंग बाद में कराएंगे, अभी देश को चलाना बहुत जरूरी है, तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं। और आपको लगेगा कि चलो हैप्पीली एवर आफ्टर रहे होंगे, इसके बाद मोनार्की खत्म कर दी, बहुत ही बढ़िया हो गया, जार एब्डिकेट हो गया, अपनी सरकार बन गई। नहीं, रशिया की प्रॉब्लम्स अभी खत्म थोड़ी हुई थी। फरवरी के बाद हाँ, ये जरूर हो गया था कि जितने भी ट्रेड यूनियंस थे जिन्हें इलीगल करार दे दिया था राजा ने, वो ट्रेड यूनियंस दोबारा से बन गए थे। लोग हर जगह यूनियन बना रहे थे, हर जगह सोवियत बना रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी, एसोसिएशन हो रही थी, किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि पेट्रोग्रेड सोवियत जो बनी थी और जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उसमें गलती से ना अमीर लोग चले गए थे, लैंड ओनर्स चले गए थे, इंडस्ट्रीज चले गए थे, आर्मी ऑफिशियल चले गए थे। रशिया को बर्दाश्त थोड़ी था, रशिया तो सोशलिज्म वाला कंट्री था भाई। रशिया को चाहिए थी सोशल इक्वालिटी, कि गरीब और अमीर के बीच में कोई भेदभाव ना हो। तो लिबरल और सोशलिस्ट लोग अभी भी बोल रहे थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को छोड़ो, दोबारा से इलेक्शन कराने चाहिए, बढ़िया सरकार बनानी चाहिए जिसमें गरीब लोग भी आए गद्दी पे, राइट। अभी इसी कहानी में, इसी दाल में तड़का लगाया वाल्दमार लेनिन ने। जब रशिया ऑलरेडी गरीबों के लिए गुहार लगा रहा था, तभी बोल्शेविक्स का लीडर, सबका चहेता वाल्दमार लेनिन, जो जेल में था, जिसे राजा ने जेल में भेज दिया था, वो वापस आ गया रशिया। तो अप्रैल में आया हमारा हीरो वापस, और अप्रैल में आते ही उसने देखा कि रशिया में कितना बुरा हाल चल रहा है। चलो मैं थीसिस दे देता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। और अप्रैल थीसिस वाल्दमार लेनिन ने लिख डाली। लेनिन ने सबसे पहले बोला कि थीसिस में 3 चीजें थी। पहली चीज थी कि रशिया की इतनी हालत खराब है कि रशिया को वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में पार्ट नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, नहीं लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा। तो पहली बात तो उसने ये बोली कि हमें वॉर में से अपना हाथ खींच लेना चाहिए। दूसरा उसने बोला कि लैंड जो है पेजेंट्स को देना चाहिए। अभी भी जो लैंड है रशिया में, सोशलिज्म वाले रशिया में भी लैंड अभी भी अमीर लोगों के पास था। तो हमारे लेनिन भाई साहब ने बोला कि ये लैंड अमीरों से लेके गरीबों को देना चाहिए, क्योंकि असली काम तो पेजेंट्स कर रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। थर्ड बात उसने बोली कि जितने भी बैंक है उन सबको नेशनलाइज कर देना चाहिए, ताकि देश का पैसा सरकार के अंडर रहे, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ना रहे, प्राइवेट बैंक्स के पास ना रहे, राइट। बातें सुनने में तीनों अच्छी लग रही, लेकिन तरीका जो लेनिन ने अपनाया वो थोड़ा वायलेंस वाला था। ठीक है, लेनिन ने बोला कि बोल्शेविक पार्टी को अब सोशलिज्म छोड़ के कम्युनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। बोले तो बोल्शेविक पार्टी को अब रैडिकल हो जाना चाहिए, एक्सट्रीम मेजर्स लेने चाहिए। बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स को लग रहा था कि लेनिन थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा प्रोविजनल गवर्नमेंट पे थोड़ा हम लोग ट्रस्ट दिखाते हैं, क्या पता अच्छा करने लग जाए लोगों के लिए। लेकिन लेनिन कह रहा था तुम पछताओगे, देख लेना तुम पछताओगे।
और लेनिन एक्चुअली में सच्चा निकला। बोल्शेविक्स ने बाद में ये समझा कि लेनिन सही कह रहा था, अब बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए और प्रोविजनल गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि इलेक्शंस होने चाहिए, गरीबों की भी सरकार बननी चाहिए, राइट। तो फिर क्या था, धीरे धीरे लेनिन ने सरकार गिराने के लिए अपना सपोर्ट गैदर करना शुरू किया। भाई अभी जेल से आया था ना, सपोर्ट में थोड़ी कमी थी, सपोर्ट गैदर करना जरूरी था। तो सबसे पहले उसने वर्कर्स का सपोर्ट गैदर करना शुरू किया, सोल्जर्स का सपोर्ट गैदर करना शुरू किया, सबको सिखाया कि ट्रेड यूनियन बनाओ, अपनी क्या वर्कर्स एसोसिएशन बनाओ, प्रोटेस्ट करो, तुम्हारी मांगे पूरी होंगी, जरूर होंगी। तो सबको बेसिकली एक तरीके से बोलूं तो भड़काना शुरू किया कि सरकार के अगेंस्ट चलते हैं। और ये देख के प्रोविजनल गवर्नमेंट को थोड़ा खतरा लगा, उसे लगा कि यार इतनी मुश्किल से सरकार बनाई थी, अब ये लेनिन भाई साहब आ गए कि हमारी सरकार की पावर कम ना हो जाए। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ गई, बोल्शेविक्स के बीच में जो कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी और हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी दरार आनी शुरू हो गई थी। तो थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया था बोल्शेविक। प्रोटेस्ट करना तो रशिया में देखो सबको पसंद था, तो लेनिन की लीडरशिप के अंडर बोल्शेविक्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को दबाना शुरू कर दिया। अब एक बात जो हम इस पूरे चैप्टर से समझे हैं वो ये है, रशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके प्रोटेस्ट को, उनकी आवाज को कोई नीचे करे, राइट। तो जैसे ही बोल्शेविक्स के प्रोटेस्ट को लोगों ने दबाना शुरू किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने दबाना शुरू किया, बोल्शेविक्स को समझ आ गया कि इस सरकार को तो गिरा के ही छोड़ेंगे, राइट। कंट्री साइड की तो मैं क्या बात बोलूं, ये सब तो शहरों में हो रहा था, इंडस्ट्रियल शहरों में हो रहा था। कंट्री साइड पे पेजेंट्स का अपना अलग एजेंडा चल रहा था, वो अभी भी उसी बात पे अटके हुए थे कि हमें लैंड दे दो, या अमीरों से छीन के हमें लैंड दे दो, हमारे लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करा दो, सारी मेहनत हम करते हैं, हम लैंड कमेटी बनाएंगे, हमें बस लैंड दे दो। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं बच्चा, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी किसके बाद, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हीरो आ गया एंट्री में, लेनिन आ गया एंट्री में। लेनिन ने लिखी अप्रैल थीसिस, लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी को किया रीनेम, कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया, लेनिन ने सारा सपोर्ट गैदर किया और लेनिन अब प्रोटेस्ट करने वाला था प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कंट्री साइड में पेजेंट्स लैंड कमिटीज बना के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर रहे थे। तो ये 6 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए। आगे चलते हैं। फाइनली जब ये फ्रिक्शन बढ़ती जा रही थी तो रेवोल्यूशन होना ही था, रेवोल्यूशन तो आना ही था, और ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा आएगा किसी ने सोचा नहीं था। इसको बोलते हैं बच्चा अक्टूबर रेवोल्यूशन। धीरे धीरे जो दरार थी प्रोविजनल और बोल्शेविक के बीच में वो बढ़ती गई। लेनिन को लग रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप लगा देगी, प्रोविजनल गवर्नमेंट को लग रहा था लेनिन सरकार गिरा देगा। तो दोनों के बीच का डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया था कि रेवोल्यूशन की सिचुएशन बनने लग गई थी। सितंबर में लेनिन ने अपराइजिंग की बातें छेड़नी शुरू कर दी। मतलब अभी तक तो सब सीक्रेसी में हो रहा था, लेनिन ने आउटराइट बोल दिया अपने सपोर्टर्स को कि मैं एक रिवोल्ट करना चाहता हूँ। फिर सपोर्ट गैदर किया, आर्मी का, सोल्जर्स का, सोवियत का, फैक्ट्री वर्कर्स का, जिसका सपोर्ट मिल सका था उसने सपोर्ट ले लिया। 16 अक्टूबर को उसने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी कन्विंस कर लिया। बताओ, पेट्रोग्रेड सोवियत ने तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, उस तक को कन्विंस कर दिया। तो लंका का विभीषण भी अब आ गया था राम की साइड, बोले तो, राइट। बोल्शेविक की साइड आ गया था पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, अब लेनिन जो है डिसिप्लिन से सब कुछ करना चाहता था, तो लेनिन ने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, एमआरसी, और लेनिन ने बोला मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी तुम्हारा हेड है लियोन ट्रॉट्स्की। भाई मेरे पास और भी बहुत काम है, मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है, एमआरसी का हेड मैं लियोन ट्रॉट्स्की को बना रहा हूँ। और उसने इवेंट की डेट किसी को नहीं बताई, क्योंकि क्या पता लेनिन के सपोर्टर में से कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्टर होता जो स्पाई कर रहा था लेनिन पे। तो लेनिन ने इवेंट की डेट नहीं बताई, लेनिन ने बस अपना काम जारी रखा। अपराइजिंग हुई 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को रिवोल्ट किया पहली बार बोल्शेविक्स ने। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, समन कर दिया, ऑर्डर कर दिया आर्मी को कि जाओ लेनिन और लेनिन के सपोर्टर्स की पिटाई लगाओ। मिलिट्री चली गई, बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स पकड़ लिए, बोल्शेविक्स की बिल्डिंग सीज कर दी। पर बोल्शेविक्स क्या कम थे, बोल्शेविक्स ने भी हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तक को पकड़ लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। और इस झड़प में, बोल्शेविक्स और प्रोविजनल गवर्नमेंट की झड़प में जीता कौन, हमारा हीरो लेनिन, बोल्शेविक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। तो उसी रात तक पूरा का पूरा शहर जो है लेनिन के कब्जे में आ गया था, और लेनिन की सबने वाहवाही की, पेट्रोग्रेड सोवियत ने भी वाहवाही की, और रशियन कांग्रेस ने भी वाहवाही की, और पेट्रोग्रेड तो छोड़ो, मॉस्को तक लेनिन के अंडर आ गया था, बोल्शेविक के अंडर आ गया था। अब आप सोचोगे अब तो हैप्पीली एवर आफ्टर आ ही गया होगा ना, लेनिन तो सपोर्ट ही करता था डेमोक्रेसी, लेनिन तो कह ही रहा था कि गरीबों की भी सरकार बननी चाहिए।
पावर इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। तो लेनिन ने जीतते ही, बोल्शेविक ने जीतते ही क्या किया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, सारे के सारे सोशल टाइटल्स अबॉलिश कर दिए, नई यूनिफॉर्म बना दी, यूनिफॉर्म कंपटीशन कर दिया जिसमें बुडियनोव यानी कि सोवियत हैड नाम की एक हैड जीती उस कंपटीशन को। सिटीज में जो है घर के बंटवारे फैमिली साइज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो अमीर लोग थे यूरोप के एरिस्टोक्रेसी उनके सारे टाइटल्स को बैन कर दिया, सारे के सारे अमीर लोगों से उनका लैंड छीन के गरीब पेजेंट्स को लैंड दे दिया। तो जो जो उसने अप्रैल थीसिस में बोला था वो सब किया, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा किया। लेकिन एक चीज जो उसने नहीं की बच्चा, वो थी डेमोक्रेसी। बोल्शेविक पार्टी का नाम अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। बोल्शेविक को लगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेते हैं हम तो जीत ही जाएंगे, हमारे पास तो इतना सपोर्ट है, हमने तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हराया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले इलेक्शन बोल्शेविक्स मेजोरिटी में नहीं जीते। लेनिन को बहुत गुस्सा आया। लेनिन को इतना गुस्सा आया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी, लेनिन ने उसे डिसमिस कर दिया। पावर तो बहुत थी लेनिन के पास, राइट? तो लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया और बोल दिया कि रशिया आज से मेरा है। लेनिन ने बोल दिया, बोल्शेविक ने बोल दिया कि मैं बनाऊंगा सरकार और रशिया बनेगा वन पार्टी सिस्टम। और एक और गलती की, डेमोक्रेसी को तो छीन ही लिया, इनफैक्ट लेनिन ने जर्मनी से भी हाथ मिला लिया ब्रेस्ट लिटोस में। ये बात लोगों को कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में रशिया का दुश्मन था और लोग आज भी जर्मनी को दुश्मन मानते थे। तो लेनिन की दो गलतियां हुई, एक डेमोक्रेसी को खत्म करना, दूसरा जर्मनी से हाथ मिलाना और रशिया को वन पार्टी सिस्टम बना देना, इनफैक्ट सेंसरशिप लगा देना। जिन चीजों की वजह से लेनिन जीता था, जिन वादों को करके लेनिन ने वो वादे पूरे नहीं किए। लेनिन ने ट्रेड यूनियंस बनाई बच्चा, जो पार्टी के कंट्रोल में रहती थी। अब सारे लोगों पे लेनिन नजर रखता था, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, कोई लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं था। और रशिया में अब फिर से एक तरीके से देखा जाए तो डिक्टेटरशिप लग गई थी। इनफैक्ट लेनिन ने सीक्रेट पुलिस बनाई, चेका नाम की सीक्रेट पुलिस, ओजीपीयू, एनकेवीडे, जो सब पे नजर रखती थी। और जिन जिन आर्टिस्ट ने और राइटर ने लेनिन को ये सोच के सपोर्ट किया था कि जब लेनिन जीतेगा तो थोड़ा फ्रीडम आएगा, लिबरलिज्म आएगा, वो सब हताश हो गए, क्योंकि लेनिन ने तो और ही ज्यादा सेंसरशिप ला दी, सप्रेशन ला दिया फ्रीडम का और एक्सप्रेशन का और ओपिनियन का। तो जो हमें हीरो लग रहा था वो बेसिकली विलन निकला। तो इतनी सारी गलतियां करोगे तो रशिया के लोग आपके खिलाफ आवाज तो उठाएंगे। रशिया में जब जब लीडर ने कोई गलती की है, रशिया के लोगों ने रिवोल्ट छेड़ा है। अब सिविल वॉर होने वाली थी बोल्शेविक्स की हरकतों की वजह से। सिविल वॉर क्या होता है बच्चा? सिविल वॉर वो वॉर होती है जिसमें बहुत सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस सिविल वॉर में मोस्टली 3 तरीके के लोग थे, रेड, ग्रीन, व्हाइट। बता, रेड लोग थे बोल्शेविक और लेनिन के सपोर्टर बोल सकते हो आप। ग्रीन लोग थे पेजेंट्स। याद करो पेजेंट्स को क्या चाहिए? पेजेंट्स को चाहिए लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो पेजेंट्स तो वही है, सोशल रेवोल्यूशनरी पेजेंट्स, ग्रीन, ठीक है। प्रोजारिस्ट, प्रोजारिस्ट वो लोग थे जो अभी भी जार निकोलस को याद करके रोते थे। उन्हें चाहिए था कि मोनार्की वापस आ जाए, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। अब सब आपस में लड़ने वाले थे। थोड़ा गौर फरमाओ, ग्रीन लोग व्हाइट से नफरत करते हैं क्योंकि व्हाइट लोगों के पास बहुत सारा लैंड होता है। व्हाइट लोग रेड से भी नफरत करते हैं, ग्रीन से भी नफरत करते हैं। रेड लोग सब पे नजर रखते हैं। तो इतने सारी वैरायटी के साथ अब आने वाली थी सिविल वॉर। तो 1918 और 1919 तक प्रॉब्लम ये थी कि सारा लैंड या तो ग्रीन के पास था, व्हाइट के साथ था। और ग्रीन और व्हाइट को बाकी कंट्रीज भी सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज, क्योंकि सबको लेनिन से डर लगता था। सबको लगता था कि अगर लेनिन रशिया में जीत सकता है तो ऐसे ही सोशलिस्ट उनकी कंट्री में भी जीत सकते हैं, उनकी सरकार को भी गिरा सकते हैं। तो लेनिन के अगेंस्ट आने के लिए सारी कंट्रीज व्हाइट और ग्रीन को सपोर्ट करने लगी। और व्हाइट और ग्रीन क्या पता लेनिन को हराने में, रेड को हराने में कामयाब भी हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वो आपस में भी लड़ रहे थे। अगर रेड और ग्रीन, सॉरी, व्हाइट और ग्रीन हाथ मिला लेते ना तो रेड हार जाते। लेकिन व्हाइट ग्रीन से लड़ रहे हैं, ग्रीन व्हाइट से लड़ रहे हैं। ग्रीन ने व्हाइट के घर छीने थे, व्हाइट का लैंड छीना था, फिर से व्हाइट ने ग्रीन से लैंड छीन लिया। तो आपस की झड़प में बोल्शेविक्स को भूल गए और बोल्शेविक्स को सपोर्ट मिल गया बाकी नॉन रशियन नेशनलिस्ट का, और फाइनली बोल्शेविक फिर से जीत गए। तो लेनिन ने इतनी कच्ची गेम नहीं खेली थी। अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोल्शेविक जीते और सिविल वॉर भी लेनिन
जीता, बोल्शेविक जीते। मुस्लिम जडीडिस्ट ने भी भाई साथ दिया और बाकी कंट्रीज ने भी दिया, खिवा जैसी कंट्री सेंट्रल एशिया में जो है उन्होंने भी दिया। वो बात अलग है, उन्हें सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं था। सोशलिज्म की आड़ में वो अपनी कंट्री में ही नेशनलिस्ट लोगों को मार रहे थे, खून खराबा कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे। तो सोशलिज्म जो इतनी प्यारी सी थ्योरी से शुरू हुआ था, वो अब कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा था। वो रशिया में भी देखने को नहीं मिल रहा था, वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो लोग अब भटक गए थे सोशलिज्म की राह से, बट बोल्शेविक जीत गए। फॉर्मेशन ऑफ द यूएसएसआर, फाइनली बोल्शेविक्स को चमका, लेनिन को चमका कि अब रशिया को एक यूनियन बना देना चाहिए जो पूरा का पूरा सोशलिस्ट होना चाहिए। तो रशिया का नाम पता है क्या हो गया? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये बात भी लोगों से हजम नहीं हुई। तो लोग ये इम्पोज करता था चीजें, लेकिन लोग मानते थे, कभी कभी नहीं भी मानते थे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन कब हुई। उसका आंसर है दिसंबर 1922। थोड़ा सा रिवाइज करें, सिविल वॉर, अक्टूबर रेवोल्यूशन और सिविल वॉर। हमारे अक्टूबर रेवोल्यूशन में बोल्शेविक जीते, लेकिन बोल्शेविक के साथ प्रॉब्लम थी कि उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और सेंसरशिप लिया, तो लोग उनसे गुस्सा हो गए, सिविल वॉर हो गई। ग्रीन, रेड, व्हाइट, व्हाइट कौन? राजा को पसंद करने वाले, ग्रीन कौन? पेजेंट्स, छोटे पेजेंट्स, और रेड कौन? बोल्शेविक के सपोर्टर। ग्रीन और व्हाइट आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में लड़ते नहीं तो शायद रेड से जीत जाते, लेकिन वो आपस में लड़ते रह गए और रेड फिर से जीत गया। रेड जीत गया तो रेड ने यूएसएसआर का फॉर्मेशन कर दिया। इतना ही पढ़ा भी हमने, आगे चलते हैं। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब फाइनली लेनिन और बोल्शेविक्स को चमका कि अब जिन वादों को करके हम लोग जीते थे, उन वादों को पूरा करने का टाइम आ गया। तो रशिया ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया। 5 ईयर प्लान में वो 5-5 साल की प्लानिंग करते थे कि 5 साल में कैसा डेवलपमेंट करेंगे, फिर 5 साल में करते थे। तो 1927 में पहला प्लान बना था 5 ईयर का, जो 1932 में खत्म हुआ था। और सही में अच्छा काम कर रहे थे बोल्शेविक लोग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था, नई नई फैक्ट्री वाली शहर आने लग गए थे, स्कूलिंग सिस्टम एक्सटेंड हो गया था, आप क्रैचेस बन गए थे, जो वर्कर्स काम करते थे, जो लेबर काम करते थे, उनके बच्चों के लिए क्रैचेस थे ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। पब्लिक फैसिलिटीज चीप बन गई थी, इनफैक्ट वर्कर्स के लिए मॉडल हाउसेस बन गए थे, अच्छे अच्छे घर बन गए थे। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब एक जगह से प्लानिंग होती थी और सारी जगह पे लागू होती थी, इसका असर अच्छा से देखने को मिला। रशिया बहुत फला फूला, बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, दैट एक्सप्लेन द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ हैपेंड इन रशिया अंडर द बोल्शेविक। ये जो चक्र दिख रहा है, इसके सारे पॉइंट्स लिखाना और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतनी भी जल्दी नहीं थी। जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है ना बच्चा, तो किसी ना किसी का नुकसान जरूर होता है। रशिया में भी कुछ ऐसा हुआ, इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी कि वर्कर्स को सफर करना पड़ा था। एक एग्जांपल देती हूँ, मैग्नेटोगोर्स्क नाम की एक सिटी थी, जहाँ पे एक स्टील प्लांट 3 साल में बन के खड़ा हो गया। जरा देखो फोटो में, इतना बड़ा स्टील प्लांट उस जमाने में 3 साल में बन गया था। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था? इसकी प्रॉब्लम ये थी कि वर्कर्स को अगर वॉशरूम भी जाना होता था ना, तो 4थी फ्लोर से नीचे उतरते थे इतनी कड़ाके की ठंड में, फिर सड़क पार करते थे तो वॉशरूम आता था। तो कितने लोग तो ये सोच के कि यार इतनी नीचे जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाते ही नहीं होंगे, राइट। तो इतनी सारी गड़बड़ घोटाला हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि डेवलपमेंट तो हुई, कम से कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिली, ठीक है। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, सब कुछ सही जा रहा था और सब कुछ सही हो भी जाता, लेकिन हमारे लेनिन भाई साहब की डेथ हो गई। अब लेनिन के बाद नया लीडर आया स्टालिन, ठीक है। और स्टालिन ने किया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में कुछ नए नए रिफॉर्म्स लाए। सबसे पहले तो स्टालिन ने गवर्नमेंट के अंडर आके बोल्शेविक के लीडर बने वो, उन्होंने क्या किया कि फिक्स कर दिए प्राइसेस। मतलब अगर 10 रुपए पे ग्रेन मिलेगा तो 10 रुपए में मिलेगा, फिर 10 से ऊपर पे आप बेच नहीं सकते। तो उन्होंने प्राइसेस फिक्स कर दी। बच्चा, जब प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है। कोई आपको बोले कि आप बड़े हो गए इंजीनियर बन जाओ, लेकिन आपको सैलरी सिर्फ 20,000 मिलेगी, दैट इज रॉन्ग ना। क्या पता तब तक जमाना बदल जाए, 20,000 आज ही कुछ नहीं होता, तब तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो इसी तरीके से स्टालिन ने हमारे प्राइसेस फिक्स कर दिए। ये बात पेजेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पेजेंट्स को लगा हमारा नुकसान हो रहा है इसमें, इसलिए पेजेंट्स ने सरकार को अपने ग्रेन्स बेचना बंद कर दिया। पेजेंट्स ने बोला तुम कम पैसे दे रहे हो, हम तुम्हें बेचेंगे, ठीक है। ये बात स्टालिन को पसंद नहीं आई, स्टालिन ने इमरजेंसी लगा दी। स्टालिन ने बोला अच्छा बच्चों, मेरे अगेंस्ट जाओगे, देखो कैसे पिटाई लगाता हूँ। स्टालिन ने अपनी आर्मी भेज दी, स्टालिन ने अपनी पुलिस भेज दी और बोला कि जाओ रिच पेजेंट्स के पास जितना सामान है सब लूट के ले आओ, और गवर्नमेंट को देने से मना करते हैं, पिटाई भी लगा देना, राइट। तो स्टालिन ने कुछ गलत मेजर्स को अपना लिया।
पार्टी मेंबर्स टू द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइज एंड एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन। तो अब मैटर नहीं करता था कि आप पेजेंट हो, आप करना चाहते हो कलेक्टिवाइजेशन या नहीं, स्टालिन बोल रहा था करना तो पड़ेगा। जितने अमीर पेजेंट्स थे ना, बहुत बड़े बड़े पेजेंट्स जिनके पास बहुत सारी खेती होती थी, रशिया में उन्हें गुल्लक बोलते, गुल्लक नहीं सॉरी कुल्लक बोलते हैं। जैसे गुल्लक में बहुत पैसा होता है ना, वैसे कुल्लक में बहुत ज्यादा खेती होती है। कुल्लक मतलब अमीर पेजेंट्स। तो अमीर पेजेंट्स को पुलिस और बोल्शेविक के सपोर्टर क्या करते थे, रेड करते थे, उनसे सारा सामान उठा के ले आते थे और उनकी कोई भी नहीं सुनता था। और अब स्टालिन कह रहा था कि चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, आपको ये कुलक सिस्टम हटाना पड़ेगा। और अब जो है वेल टू डू फार्मर्स की मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि अब तो मैं फार्म कलेक्टिवाइज करूंगा। कलेक्टिवाइज का मतलब बच्चा कैसे बताऊं मैं, मान लो आपके पास 2 ग्लासेस हैं, 3 ग्लासेस पानी है, आपने एक बड़ी बोतल ली, खाली बोतल, और तीनों ग्लासेस पानी उसमें डाल दिया, राइट। अभी 3 ग्लास पानी ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बोतल कैरी करना ईजी हो जाता है, राइट। उसी तरीके से स्टालिन ने बोला कि छोटे छोटे फार्म्स में मेहनत लगती है बहुत ज्यादा और प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है, तो अब मैं छोटे छोटे फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर रहा हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ और कलेक्टिव फार्म बना रहा हूँ, बोले तो कोलखोज बना रहा हूँ। और फार्मिंग अब इस पे होगी ताकि आउटपुट ज्यादा निकल सके, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन छोटे छोटे फार्म्स में काम नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी मशीनों को बड़ा फार्म चाहिए होता है। तो कलेक्टिवाइजेशन शुरू हो गया, राइट। 2 वर्ड्स हैं, कुलक और कोलखोज, याद कर लेना। तो अब स्टालिन भाई साहब फोर्स करने लगे कि आपको करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर होता था, बात अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन पेजेंट्स को पसंद ही नहीं था, पेजेंट्स नहीं करना चाहते थे। पेजेंट्स इतना चिढ़ गए कि पेजेंट्स ने बोला अच्छा तुम हम पे चीजें इंपोज करोगे, हम अपना लाइफ स्टॉक ही एलिमिनेट कर देंगे। पेजेंट्स ने खुद के गाय भैंस बकरियों को मार डाला। इनफैक्ट 1929 से 1931 में द नंबर ऑफ द कैटल फेल बाय 1/3। इतना ज्यादा नुकसान हो गया, लोग खुद ही अपनी लाइफ स्टॉक को खत्म कर रहे थे ताकि स्टालिन ना जीत सके। गुस्सा देख रहे हो पेजेंट्स का, इंडियन पेजेंट्स की तरह नहीं है। एनीवे, दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सिवियरली पनिश्ड। हमारा स्टालिन भी कम नहीं था, पेजेंट्स मना करते थे, स्टालिन पिटाई लगाता था, देश से बाहर निकाल देता था, बोले तो डिपोर्ट कर देता था, जेल में डाल देता था, बोले तो एग्जाइल कर देता था, इतना तंग करता था लोगों को। और स्टालिन के खुद के लोग अगर स्टालिन को बोलते थे कि यार तुम गलत कर रहे हो, इतना गलत मत करो, तो उनकी भी पिटाई लगा देता था, उनको भी डिपोर्ट कर देता था, उनसे रॉन्ग कन्फेशन लेके उनकी पिटाई लगाता था, मार डालता था, उनकी फैमिलीज को भी मरवा देता था। कुछ ये सब करके 4 मिलियन लोग मर गए रशिया में, मतलब 40 लाख लोग तो इस सब लड़ाई झगड़े में ही मर गए। तो स्टालिन का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उससे भी उसको क्या पड़ी थी, वो अपने जो भी उसके अगेंस्ट जाता था उसे भी मरवा देता था। वहां पे भी 20 लाख लोग मर गए, देख रहे हो आप, 60 लाख लोग तो मतलब ऐसे ही मर जा रहे हैं बच्चा, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और कहने के लिए सोशलिज्म चल रहा है। तो रशिया में गड़बड़ घोटाला चल रहा था। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लेनिन मर गया, लेनिन के बाद बना बोल्शेविक्स का हेड स्टालिन। स्टालिन ने किया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म, उसमें 2 चीजें आई। उसने जो अमीर फार्मर्स थे कुलक, उनसे बोला कि हमें दो अपना ग्रेन, और ग्रेन के थे फिक्स प्राइस। और उसने छोटे फार्मर्स को बोला तुम्हें कलेक्टिवाइज करना पड़ेगा फार्म, जो भी उसके अगेंस्ट किया सबकी पिटाई लगाई, उन्हें मरवा दिया। ठीक है जी। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो क्या लगता है आपको कि रशिया जो इतना गड़बड़ घोटाला हो गया था, रशिया में इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो दुनिया रशिया के बारे में क्या सोचता था? वही है इस टॉपिक में, हाउ डिड सोशलिज्म इन रशिया अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत मिक्स्ड रिव्यू है बच्चा। कुछ लोगों को सोशलिज्म बहुत पसंद आया और रशिया का स्टाइल बहुत पसंद आया, क्योंकि वहां वर्कर्स आवाज उठाते थे, गरीब लोग आवाज उठाते थे। कुछ लोगों को रशिया का स्टाइल पसंद नहीं आया। बहुत सारी कंट्रीज थी जब कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू हो गई। इनफैक्ट ब्रिटेन, जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव देश माना जाता है, वहां तक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। इनफैक्ट जो बोल्शेविक लोग हैं ना, वो तो कॉलोनीज को बल्कि प्रोत्साहित करते थे कि तुम्हें तो रेवोल्यूशन जरूर करना चाहिए, तुम्हें तो सोशलिज्म जरूर अपनाना चाहिए। जैसे इंडिया वालों ने भी रशियन रेवोल्यूशन से बहुत प्रेरणा ली थी, इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत प्रेरणा ली थी, क्योंकि हमें भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत थी। तो बोल्शेविक लोग बहुत सारी चीजें करते थे अपने सोशलिज्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। इस पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, that how did Bolshevik popularize socialism outside Russia। तो मैं बताती हूँ क्या क्या किया। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट रखी, जिसमें रशिया ही नहीं बल्कि और भी जितने लोग थे दुनिया के जिन्हें सोशलिज्म पसंद था, वो पार्टिसिपेट करते थे। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बोल्शेविक्स ने एक कोमिंटर्न बनाया। कोमिंटर्न मतलब एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई, एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया, जिसमें अगर आपको सोशलिज्म पसंद है, आपको रशिया से कुछ सीखना है, तो आप उसका मेंबर बन सकते हो। और
उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी खोल दी, वो सोशलिज्म अब पढ़ाते भी थे, यूनिवर्सिटीज में सोशलिज्म पढ़ाया जाता था, बताओ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिन्हें लगता था कि रशिया एक बैकवर्ड कंट्री है, मतलब एक पिछड़ा देश है जहां गलती से लोगों के हाथ में पावर लग गई है। गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा लोग मानते थे, राइट। और ये भी मानते थे कि ये जो बैकवर्ड कंट्री है वो बहुत सोशलिज्म की बातें करता है, लेकिन वो अपने ही सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं देता। ये बात तो सच है, रशिया में लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी। तो जैसा कि मैंने बोला, रशिया को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहे थे, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी बना के उसको सपोर्ट कर रही थी, पसंद कर रही थी, लेकिन बाकी देश जो है थोड़ा बैकवर्ड बोल रहे थे। तो थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे 20th सेंचुरी की खत्म होते होते डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और एक ऐसा कंट्री जो बहुत फेमस हो सकता था, एक ऐसी थ्योरी जो बहुत फेमस हो सकती थी, वो थोड़ी लिमिटेड रह गई। होमवर्क क्वेश्चन, तो ये था आपके चैप्टर में, ये थी स्टोरी। लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वन शॉट एक्सप्लेनेशन, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो बच्चा डोंट फॉरगेट कि जस्ट 9th चैनल पे, जो सिर्फ 9th के लिए है, जिस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 3 या 4 पार्ट्स में अवेलेबल है, तो आप वो वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चन जो दे रही हूँ इसको जरूर कमेंट्स में बता देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। एंड इसके आंसर्स बताओगे तो मुझे समझ आएगा कि तुम्हें समझ आ रहा है, और कुछ गलत होगा तो वो भी मुझे पता चलेगा। तो योर क्वेश्चन इज दिस एंड दिस एंड दिस, नहीं दो ही है ठीक है। और जाने से पहले मैं फिर से बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी में आपको लर्निंग ऐप पे 2 चीजें फ्री मिलती है बच्चा, एक क्विज आपको कंप्लीटली फ्री मिलती है, और एक स्पेशल क्लास कंप्लीटली फ्री मिलती है। स्पेशल क्लासेस, मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस का पूल है, 100 आउट ऑफ 100 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नाजिज्म है, सोशलिज्म है, वन शॉट रिविजन हैं। अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं। ऐसे बहुत सारी अमेजिंग स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। असर्शन एंड रीजनिंग है, तो आपको जो मन करे इसमें से आप देख सकते हो, एंड यू कैन यूज द कोड बच्चा शुभ लाइव, SH मत भूलना, SHUBHLIVE, शुभ लाइव इज द कोड, and I'll see you next time with another chapter. And if at all, wait a second, इफ एट ऑल यू फील कि आपको मुझसे प्लस पे पढ़ना है, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, तो लेट मी टेल यू कि मेरा कोर्स शुरू हो गया है बच्चा, 28 जनवरी से कोर्स शुरू हो गया है, जिस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी का प्लस ज्वाइन कर लो। प्लस पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मेरी क्लास में एंट्री मिलेगी विद द कोड अगेन शुभ लाइव। तो शुभ लाइव वो कोड है जिससे आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो, और अगर पेड क्लासेस में आना चाहते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो डू थिंक अबाउट इट। 28 जनवरी से लॉन्च हुआ है, और इसमें हम सारे के सारे एसएसटी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कर रहे हैं और डाउट सॉल्व कर रहे हैं। सो आई विल सी यू इन क्लास, and bye bye, thank you. Don't forget to hit the like button and share with your friends. I know you guys are scared of this chapter, so don't forget to share this video with your friends. Bye.